मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे A1 नर्सिंग एकेडमी चैनल के बेस पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे, OBG के नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे, और वो भी जीनम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, BSc 4th ईयर के लिए, पोस्ट BSc 1st ईयर के लिए, इन सब के लिए OBG जो है एक मेजर सब्जेक्ट माना जाता है, तो ये बात सबको पता है। तो हम आपको 5 क्लासेस OBG की प्रोवाइड करवा चुके हैं यूट्यूब के ऊपर ही। इसी A1 नर्सिंग एकेडमी के चैनल पे आपको सारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी, पार्ट्स के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। पार्ट्स के अंदर सारी क्लासेस आपकी अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो वो पहले के पार्ट्स आप देख लेना, उसके बेसिस पे आप 6 पार्ट देख सकते हो। ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। तो प्लीज़ पार्ट्स के वे में आप देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपके पार्ट 5 में मैंने आपको एंटीपार्टम हैमरेज स्टार्ट करवाया था, और उसके अंदर हमारी वीडियो डली हुई है प्लेसेंटा प्रीविया पे। तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को लाइक करो, उसको देखो और अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो हम लोग आज APH मतलब एंटीपार्टम हैमरेज के अंदर ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं अब्रोशियो प्लेसेंटा। अब्रोशियो प्लेसेंटा होता क्या चीज़ है, किन केसेस में देखने को मिलता है, क्या क्या इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी, कैसे मैनेजमेंट करोगे, ये सारा हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि हम लोग आपके लिए और भी अच्छे से वैल्यूएबल कंटेंट लेके आ सकें। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना अपने नोट्स के अंदर, अब्रोशियो प्लेसेंटा, जहाँ पे जो पिछले बच्चे हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो नोट्स बना रहे थे, उनको फिर से बता देती हूँ। ये APH का ही नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब APH के अंदर ही है प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रोशियो प्लेसेंटा, तो दोनों आपने इकट्ठे नोट्स बना लिए। तो अब्रोशियो प्लेसेंटा का सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो भाई अब्रोशियो प्लेसेंटा को एक्सीडेंटल हैमरेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका DMR का पेपर है, उसमें पूछ सकते हैं कि अब्रोशियो प्लेसेंटा का दूसरा नाम बताओ, तो अच्छे से अपने नोट्स के अंदर मेंशन करके लिख सकते हो कि अब्रोशियो प्लेसेंटा का दूसरा नाम क्या है, एक्सीडेंटल हैमरेज। अब एक्सीडेंटल हैमरेज से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें किसी चीज़ से ट्रॉमा होगा, उसकी वजह से प्लेसेंटा पे फर्क पड़ेगा। किसी चीज़ के ट्रॉमा की वजह से अगर आपकी प्लेसेंटा पे इफेक्ट पड़े, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना कि इसका दूसरा नाम क्या है भाई, एक्सीडेंटल हैमरेज। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चल रहे हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ कि प्लेसेंटा अब्रोशियो प्लेसेंटा होता क्या है। मान लो ये आपका यूट्रस है, ये आपकी होती है भी प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा यहाँ पे प्रॉपरली क्या है, अटैचमेंट है इसकी, और हम लोगों ने पढ़ा था प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर अटैचमेंट में दिक्कत आती है, बट इसके अंदर अटैचमेंट में दिक्कत नहीं आती। ये प्लेसेंटा बिल्कुल अपनी पोजीशन पे है, बट कई बार मदर को किसी ट्रॉमा की वजह से या बहुत ज़्यादा BP उसका बढ़ जाए, या फिर उसको कोई क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाए, या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, कई बार किसी मेडिकेशंस की वजह से भी ऐसा हो जाता है, तो उस टाइम पे होगा क्या, जो आपकी प्लेसेंटा है ना, ये एकदम से यहाँ से क्या हो जाती है, डीअटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजिशन ड्यू टू सम ट्रोमा, ड्यू टू सम हाइपरटेंशन प्रॉब्लम, ड्यू टू सम क्लोटिंग फैक्टर प्रॉब्लम, ड्यू टू सम मेडिकेशन, इन सब की वजह से आपकी प्लेसेंटा की लोकेशन चेंज हो जाती है। और वो लोकेशन क्या होती है, एकदम से जैसे आपकी प्लेसेंटा यहाँ है ना, एकदम से यहाँ आ जाएगी, एकदम से आपकी प्लेसेंटा क्या हो जाती है, डीअटैचमेंट हो जाती है अपनी नॉर्मल पोजीशन से। और APH का क्राइटेरिया क्या बोलते हैं, 28 वीक के बाद होनी चाहिए, क्योंकि 28 वीक से पहले हुआ या 20 वीक से पहले हुआ तो वो अबॉर्शन की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको समझा दी, अब मैं इसकी डेफिनेशन अच्छे से आपको लिखवा देती हूँ ताकि अपने नोट्स में आप लिख सको। तो क्या लिखना है आपने नोट्स के अंदर, इट इज़ ए डिजीज कंडीशन
in which detachment of placenta will occur after 28 weeks and before the delivery time. Due to some abnormal condition. तो ये आपकी डेफिनेशन होगी जो आपको अच्छे से इसमें सारी डिटेल है जो मैंने आपको समझाया था, सेम उसी डेफिनेशन को मैंने लिखा है यहाँ पे, ताकि हम चाहते हैं कि आपके पास कंटेंट जो मिले आपको वो क्वालिटेटिव डाटा हो, आपके पास क्वांटिटेटिव ना हो। तो क्वालिटेटिव डाटा यही बोलता है कि आपको समझाया जाए और फिर आपके नोट्स बनाए जाएँ, तो फिर इसको आप अच्छे से लिख सकते हो डेफिनेशन को। इट इज़ अ डिजीज कंडीशन इन विच डी अटैचमेंट हो रही है। भाई किसकी हो रही है? प्लेसेंटा की हो रही है। कब हो रही है? आफ्टर 28 वीक हो रही है। और किस टाइम तक आप APH की कैटेगरी में रखते हो? बिफोर द डिलीवरी टाइम। क्यों हो रही है? ड्यू टू सम अबनॉर्मल कंडीशन। अबनॉर्मल कंडीशन बोले तो जैसे कोई ट्रॉमा, कोई सर्टेन मेडिकेशंस, कोई भी कोजेज, मैं आपको सारे कोजेज डिटेल में लिखवा दूँगी। तो इतनी सी बात आपने अपने नोट्स के अंदर राइट डाउन कर लेनी है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ध्यान से अपने सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखोगे आप। ये होगी आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके पॉजिटिव फैक्टर्स। अब हम कर रहे हैं स्टार्ट भी इसके पॉजिटिव फैक्टर्स। कि भाई इसके क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, ये कैसे हो सकती है अब्रोशियो प्लेसेंटा की कंडीशन। तो फर्स्ट हमेशा याद रखना क्या है? ट्रॉमा। सेकंड एक डिजीज कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। मोस्टली डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का बीपी हाई हो जाता है ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो आपके DMR का फेवरेट क्वेश्चन है कि अब्रोशियो प्लेसेंटा का मोस्ट कॉमन कोज बताओ। तो ये अब्रोशियो प्लेसेंटा का क्या है भाई? मोस्ट कॉमन कोज। जो बच्चे पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एंट्रेंस है, इसका DMR का एग्ज़ाम है, BPGI रोते का कभी भी हो सकता है। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्या है? इसका मोस्ट कॉमन कोज। इस पे स्टार लगा लेना भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि अब्रोशियो प्लेसेंटा का मोस्ट कॉमन कोज क्या है। OBG से डिजीज कंडीशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अब्रोशियो प्लेसेंटा का मोस्ट कॉमन कोज क्या है भाई? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। सर्टेन किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो भाई, किसी को क्लोटिंग डिसऑर्डर हो, सर्टेन मेडिकेशन की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है। लाइक ऑक्सीटोसिन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्लोटिंग डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन कोज पे हेडिंग डाल लेना, ट्रोमा, सर्टेन मेडिकेशंस लाइक ऑक्सीटोसिन वगैरह। एज भी इसका एक फैक्टर है भाई कि आफ्टर 35 ईयर्स ज़्यादा केसेस आते हैं अपने APH के, एंटीपार्टम हैमरेज के। तो ये सारे क्या हैं भाई? कोजेज़ हैं इसके। कोजेज़ में आपने मोस्ट कॉमन कोज को याद रखना, कंपटीशन में आपके पूछा जा सकता है। ये आपके कोज फैक्टर्स हो गए, इनको आप लिख लो सबसे पहले।
फिर हम आगे चलते हैं अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब नेक्स्ट मैं लिखवा रही हूँ आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कि कौन कौन से साइन है जो अब्रोशो प्लेसेंटा में देखने को मिलते हैं आप लोगों को। तो इसमें क्या है, इसमें आप ट्रायड सिम्टम बना सकते हो। बहुत इजी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपकी ग्रेस्पिंग हो जाए और आपका टाइम खराब हो। तो साइन एंड सिम्टम ट्रायड मतलब इसके 3 क्लासिकल साइन है, वो आपको ध्यान रखने हैं सबसे पहले। तो पहले क्या है, इसमें सीवियर पेन होता है, सीवियर अब्डोमिनल पेन। सीवियर अब्डोमिनल पेन। प्लेसेंटा प्रीविया का जस्ट उल्टे है इसके सिम्टम। प्लेसेंटा प्रीविया में आप लोग को जब पढ़ाया तो लिखवाया था पेन नहीं होता, उसमें ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। उसके अंदर आपका यूट्रस क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो वो मैंने आपको उसमें बताया था, उसका जस्ट उल्टा है ये। इसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, यूट्रस होगा आपका हार्ड, ठीक है, और ब्लीडिंग कैसी होगी भाई, डार्क रेड कलर। ब्लीडिंग कैसी होगी भाई, डार्क रेड कलर। ये इसके 3 ट्रायड है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओबीजी एक मेजर सब्जेक्ट होता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए चले जाओ आप, एम्स दो, ESIC दो, PGI दो, ओबीजी में से क्वेश्चंस उठाता ही उठाता है एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट है इसके क्लिनिकल साइन तीनों के तीनों, इनको उतार लो। फिर एक्स्ट्रा साइन मैं लिखवा देती हूँ, मेन आपके ये 3 है। सीवियर एब्डोमिनल पेन, यूट्रस आपका हार्ड रहेगा, डार्क रेड कलर की आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा हाइपरटेंशन तो रहेगा ही रहेगा, एंड्रोक्सिया, वॉमिटिंग, एंड्रोक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके अलावा टेंडरनेस देखने को मिलेगी। टेंडरनेस का मतलब आप टच करोगे और पेशेंट चिल्लाएगा पेन से, तो उसको टेंडरनेस बोलते हैं। तो आपके एब्डोमिनल एरिया में टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। हेडेक, एंजाइटी, तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है किसके भी, अब्रोशियो प्लेसेंटा के। तो ये याद रखना, और ये 3 क्लासिकल ट्रायड आपने ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि इन पे हमेशा क्वेश्चन बना है कि 3 क्लासिकल सिम्टम बताओ। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसको आप अच्छे से उतार लो ताकि आपको प्रॉपरली डाटा एक क्लास के अंदर आपकी अब्रोशियो प्लेसेंटा बिल्कुल ख़त्म। ये पार्ट नंबर 6 है, मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि इसका पार्ट नंबर 5 A1 नर्सिंग एकेडमी के चैनल पे ही डला हुआ है। तो पहले आप वो देखोगे फिर ये देखोगे, तो आपको एंटीपार्टम हैमरेज कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लोग कर रहे हैं इसके टाइप ऑफ अब्रोशियो प्लेसेंटा। इसके होते हैं भाई 2 टाइप। एक तो होता है रिविल्ड, एक होता है कैंसिल। एक तो होता है रिविल्ड, एक होता है कैंसिल्ड टाइप, ठीक है। तो हम लोग इसके 2 टाइप पढ़ रहे हैं, रिविल्ड एंड कैंसिल। अब्रोशियो प्लेसेंटा 2 टाइप की है। अब रिविल्ड समझाती हूँ आपको। ये आपका यूट्रस था, ये आपकी प्लेसेंटा है, ये आपकी प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा जैसे ही डीअटैचमेंट हुई तो ये सीधा ट्रोमा की वजह से डीअटैचमेंट हो गया और ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अगर वो ब्लीडिंग आपकी एक्सपेल आउट हो रही है वेजाइना से,
अगर वो ब्लीडिंग जब प्लेसेंटा डी अटैचमेंट हुई, अगर वो ब्लीडिंग आपको वेजाइना से बाहर एक्सप्लाउट होती हुई दिखाई दे रही है तो कौन सा टाइप अभी, वो रिविल्ड टाइप है, वो रिविल्ड टाइप है। रिविल्ड टाइप का मतलब ही यही है कि जो ब्लीडिंग होगी वो आपको वेजाइना के बाहर देखने को मिलेगी जब आपका प्लेसेंटा ट्रोमा की वजह से क्या होगा, डी अटैच होगा। तो ये चीज़ याद रखना रिविल्ड के बारे में। अब कैंसिल्ड और समझा देती हूँ। ये आपका यूट्रस है, ये आपकी प्लेसेंटा है। अब यहाँ पे भी डी अटैचमेंट हो रही है, बट यहाँ पे जो ब्लीडिंग है ना वो वेजाइना से बाहर नहीं आ पाती है। अब वेजाइना से बाहर नहीं आती तो वही जाती कहाँ पे है, वो जाती है यूट्रस के साथ। जो प्लेसेंटा अटैचमेंट है ना, यूट्रस की 3 लेयर्स देखने को मिलती है। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, तो उसकी जो मिडल वाली लेयर है ना, यानी कि सेकंड नंबर की, वो होती है मायोमेट्रियम। तो इसमें जो ब्लीडिंग होगी ना वो मायोमेट्रियम के अंदर जाके छिप जाती है, यानी कि हिडन। कंसील्ड का मतलब क्या है, ब्लीडिंग बाहर देखने को नहीं मिल रही, ब्लीडिंग जो है वो प्लेसेंटा डी अटैच होती जो यूट्रस की मिडल लेयर है ना उसके अंदर जाके छिप गई है। तो कैंसिल्ड जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें तो ब्लीडिंग हिडन हो गई है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और ब्लीडिंग अगर हिडन है तो कभी भी क्लोट बन जाएंगे, और क्लोट बनेंगे तो वो कहीं भी ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये आपका रिविल्ड है, ये आपका कैंसिल्ड है। अब इनको मैं अच्छे से लिखवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। डायग्राम की तरफ से इसलिए समझाया क्योंकि समझने में थोड़ा ईजी हो जाता है। अब इनके टाइप के बारे में आपको अच्छे से लिखवा देती हूँ, दोनों के टाइप में डिफ्रेंशिएट करके लिखवा देती हूँ ताकि आपको जल्दी लर्न हो जाए। एक साइड में लिख रही हूँ रिविल्ड, एक साइड में लिख रही हूँ कैंसिल्ड। रिविल्ड के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये क्या है अभी, मोस्ट कॉमन है। ये क्या है भाई, मोस्ट कॉमन। सबसे ज़्यादा केसेस रिविल्ड के देखने को मिलते हैं। देखो रिविल्ड में मैंने लिखा है मोस्ट कॉमन, इस चीज़ पे आप स्टार बना लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अब्रेशियो प्लेसेंटा रिविल्ड होता है। वो क्या रहा है, प्लेसेंटा डी अटैच हो रही है, नॉर्मल लोकेशन से हो रही है, और ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, एक्सप्लाउट हो रही है, कहाँ से, वेजाइना से। इतनी बात लिखनी है। कैंसिल्ड कम केसेस देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है,
अब दोनों को पढ़ देती हूँ साथ साथ में। 2 टाइप बताए ब्रोशियो प्लेसेंटा के, रिविल्ड एंड कैंसल। रिविल्ड मोस्ट कॉमन है, इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेना। इसमें होता क्या है, प्लेसेंटा डीअटैच हो रही है नॉर्मल लोकेशन से और ब्लीडिंग वेजाइना से बाहर देखने को मिलेगी, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको हैंडल करना ईजी है। कैंसल्ड क्या है, डिजीज कंडीशन है, कम केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, बट डेंजरस है। प्लेसेंटा डीअटैच हो रही है, ठीक है, नॉर्मल लोकेशन से हो रही है, ब्लीडिंग हिडन हो रही है, कहाँ पे जाके छुप रही है, यूट्रस की कौन सी लेयर भाई, दोनों क्वेश्चंस याद रखने हैं, मायोमेट्रियम लेयर, मायोमेट्रियम लेयर। और ब्लीडिंग एक्सपेल आउट नहीं होती, बाहर पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपकी प्लेसेंटा डीअटैच हो गई, तो ब्लीडिंग का साइंस में देखने को नहीं मिलता। तो ये 2 टाइप है ब्रोशियो प्लेसेंटा के, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आपका टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो आगे चलते हैं फिर इसके डायग्नोसिस पे। आगे चलते हैं इसके डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस में भी पता है आपको, हिस्ट्री कलेक्शन करना पड़ेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, पीवी मैंने एक बताया था आपको एक पते की बात कि एपीएच के केसेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवी एग्जामिनेशन प्रोहिबिटेड होता है। प्रोहिबिटेड मतलब नहीं करना, पीवी नहीं की जाती, बट ये इंपॉर्टेंट है। करते क्या है फिर, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यूएसजी करवाओ, ठीक है, यूएसजी में आपको सब कुछ पता लग जाएगा, तो वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप क्रॉस मैचिंग, ब्लड मैचिंग ये सब करा के रखोगे, क्योंकि भाई एपीएच का केस है, आपको कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब हमारे क्या है, डायग्नोसिस है। कन्फर्मेटरी पूछे तो भाई यूएसजी है, कन्फर्मेटरी इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए भाई, डायग्नोसिस हो गए। ध्यान रखने वाली बात क्या है, पीवी एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, तो भी करेंगे क्या भाई, यूएसजी करवाएंगे, उससे पता लग जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग मैनेजमेंट के ऊपर। आगे चलते हैं हम मैनेजमेंट के ऊपर। देखो मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट आपके पास आया इमरजेंसी में, आते ही आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वाइटल साइन मॉनिटरिंग करो। वाइटल साइन में देखोगे क्या क्या, अगर मदर के लिए तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, 2 डाटा सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट रेट एंड बीपी, ये मदर के लिए हो गए भाई। अब आते हैं बेबी के लिए। बेबी के लिए क्या पता करोगे, फीटल हार्ट रेट साउंड, नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन आता है बार बार, 120 to 165 बीट्स पर मिनट। ये नॉर्मल आपकी क्या है भाई, एफएसएच इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हो, पीजे का एग्जाम आने वाला है उसके लिए। 120 से लेके 160 बीट्स पर मिनट, तो ऐसे हम वाइटल साइन करेंगे। सेकेंड है भाई फ्लूइड मॉनिटरिंग, जब हम लोग फ्लूइड देंगे तो फ्लूइड को भी मॉनिटर करेंगे ना, क्योंकि डिहाइड्रेशन है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो NSRL आपको देना ही पड़ेगा। अब फ्लूइड मॉनिटरिंग के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एनाल्जेसिक वगैरह दे सकते हैं, ताकि पेन के लिए। अब ये तो थी हमारी इमरजेंसी मैनेजमेंट,
अब मैंने तुम्हें बताया था जब भी हम मैनेजमेंट करते तो हम गेस्टेशनल वीक के हिसाब से करते हैं। तो वो वाला चार्ट और बना देती हूँ आपके लिए। अब आते हैं हम लोग इसके मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट में मैंने स्टार्टिंग मैनेजमेंट आपको करा दिया। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ गेस्टेशनल वीक के अकॉर्डिंग। मदर से पूछो कि उसकी गेस्टेशनल एज कितनी है, या आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपकी प्रेग्नेंट लेडी की गेस्टेशनल एज है 37 वीक से पहले की, 37 वीक से पहले की गेस्टेशनल एज है, तो उस टाइम पे मैंने आपको बता रखा है फीटल्स की लंग मैच्योरिटी है नहीं, तो उसके लिए हम लोग को पहले क्या देना पड़ेगा, बीटा मिथासोन, बीटा मिथासोन। ठीक है, आईएम देनी पड़ेगी, रूट याद रखना। दोनों क्वेश्चन आते हैं। ड्रग का नाम भी आता है, ऐसा कौन सी मेडिसिन है जिससे लंग मैच्योरिटी में हेल्प मिलती है। तो लंग मैच्योरिटी में किससे हेल्प मिलती है अभी, बीटा मिथासोन। आईएम देते हैं, डोज याद रख लेना 12 to 24 mg देते हैं, 12 से 24 mg। तो दोनों ये बीटा मिथासोन वाला क्वेश्चन बहुत बार घुमा के आता है, और ये करता क्या है भाई, ये लंग मैच्योरिटी के लिए दिया जाता है, क्योंकि प्री टर्म बेबी मोस्टली निमोनिया से उनकी डेथ देखने को मिलती है। तो पहले बीटा मिथासोन दो और फिर उसके बाद क्या करवा लो, डिलीवरी करवा लो। डिलीवरी के दो ही मेथड है अपने पास मोस्ट कॉमन जो यूज़ होते हैं, या तो एलसीएस करवा लो या फिर नॉर्मल। देख लो नॉर्मल होगी कि एलसीएस होगी। तो ये हमारी मैनेजमेंट है जब गेस्टेशनल वीक आपकी फीमेल की 37 वीक से पहले की है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा मिथासोन देना पड़ेगा, आईएम देते हैं 12 से 24 mg देते हैं, और डिलीवरी करवानी पड़ेगी। तो ये देख लो एलसीएस हो सकता है तो एलसीएस करवा लो, नॉर्मल हो सकता है तो नॉर्मल करवा लो। अब आते हैं बात भाई, अगर आपकी गेस्टेशनल एज 37 वीक मतलब क्रॉस कर चुकी है वो फीमेल, मतलब उसके जो गेस्टेशनल वीक की एज है वो 37 वीक को क्रॉस कर चुकी है, तो उसमें फिर बीटा मिथासोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस बेबी के लंग ऑलरेडी मैच्योर होते हैं। तो उसमें आप सीधा क्या करो, डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए अरेंज कर लो सब कुछ, और एलसीएस है तो एलसीएस के लिए अरेंज कर लो। तो ये आपकी गेस्टेशनल के अकॉर्डिंग उसकी मैनेजमेंट हो जाएगी। तो ये भी आपकी ओबीजी की एक एक लाइन, एक एक डिजीज कंडीशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर डिजीज कंडीशन में से एक एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो देख लो, मान लो अगर पीजीआई का पेपर हुआ, 45 की नर्सिंग आनी है उसके अंदर, तो 45 में से एटलीस्ट 10 से लेके 12 क्वेश्चन देख लेना तुम लोग ओबीजी के मिलेंगे उसके अंदर। तो इसलिए एक मेजर सब्जेक्ट है आपका, अगर ये आपने कवर कर लिया तो आपके 10 से लेके 12 नंबर कहीं नहीं गए। तो ये सारी मैनेजमेंट एब्रोशियो प्लेसेंटा की, इसको याद रखना। ये इसके बाद हम करने जा रहे थे कॉम्प्लिकेशन, और बता देती हूँ मैं। अब नेक्स्ट हमने मैनेजमेंट कर ली। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या करनी है भाई। कॉम्प्लिकेशन सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो क्या हो सकती है, शॉक हो सकता है ना, आपकी मदर शॉक में जा सकती है। फर्स्ट यही कॉम्प्लिकेशन लिखोगे। सेकंड, बेबी को क्या हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है ना, तो बेबी की डेथ हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस। आगे जाके थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। मदर तो क्या कर जा सकती है, शॉक में, और बेबी किस में जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस में। दोनों क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं,
कंपटीशन के अंदर कि अगर अब्रोशिया प्लेसेंटा है तो मदर की डेथ का रीज़न क्या होगा, मदर की डेथ का रीज़न क्या है, मदर की डेथ का रीज़न क्या है, हैमरेज, मतलब जो ब्लड लॉस हो रहा है उसकी वजह से मदर क्या चलेगी, शॉक में डेथ होगी। और पूछते भी बेबी के लिए डेथ का रीज़न क्या है, तो बेबी के लिए डेथ का रीज़न क्या है, फीटल डिस्ट्रेस, कि बच्चे की हार्ट रेट कम हो जाती है जिसकी वजह से बेबी की डेथ हो जाती है। तो ये हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक और टॉपिक यानी कि अब्रोशिया प्लेसेंटा हमने आज कंप्लीट करा। तो पार्ट 5 के अंदर मैं फिर से बोल रही हूँ, पार्ट 5 के अंदर APH स्टार्ट हो रखा है आपका, आप वहाँ जाके APH देखो, वहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया करवाई हुई है मैंने, और आज मैंने अब्रोशिया प्लेसेंटा करवाई है। दोनों टॉपिक को मिला के आपका APH कंप्लीट होता है, दोनों टॉपिक को मिला के आपका APH कंप्लीट होता है, एंटीपार्टम हैमरेज। तो सिर्फ ऐसे मत करना कि ये देख लो और एग्ज़ाम में आपके APH आ जाए। तो जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं पूरा टॉपिक आएगा आपके एग्जाम के अंदर, एंटीपार्टम हैमरेज की बारे में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो APH आपके पूरा 15 नंबर दे जाएगा आपको अगर आपने दोनों वीडियोस देख ली तो। इसलिए ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वाली कोई भी डिस्कनेक्शन करेंगे आपकी, ठीक है।